फ्लाइट 19 नाम था एक एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर ग्रुप का जिसमें 5 बॉम्बर्स शामिल थे। फ्लाइट 19 को एक रूटीन नेविगेशन और कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए 5 दिसंबर 1945 का दिन मिला था। क्योंकि ये एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी, इसमें सारे रूट्स ऑलरेडी डिटरमिन्ड थे। कहाँ कहाँ जाना है, कब टर्न लेना है, कब और कहाँ बॉम्ब गिराने हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी फ्लाइट 19 को दे दी गई थी और उन्हें केवल इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वापस लौटना था NAS नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल पर। ये जो मिशन या असाइनमेंट थी इसका नाम दिया गया था नेविगेशन प्रॉब्लम नंबर 1। इस ग्रुप के फ्लाइट लीडर थे यूनाइटेड स्टेट्स नेवी लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर, जिनके पास लगभग 2500 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिससे हमें पता लगता है कि वो एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। बाकी ट्रेनिंग पायलट्स के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली वो ट्रेनिंग पीरियड में थे, बट फिर भी लगभग 300 से 400 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस वो रखते थे। बट एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स में उनका एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंटली कम था, लगभग 60 घंटे। टोटल लोग जो इस फ्लाइट में इन्वॉल्व थे वो 14 थे, क्रू मेंबर्स प्लस पायलट्स। फ्लाइट के निकलने से पहले ये पता चला था कि किसी भी एयरक्राफ्ट में कोई क्लॉक नहीं थी, बट इसे सीरियसली नहीं लिया गया क्योंकि ऐसा अज्यूम कर दिया गया था कि हर एक व्यक्ति जो इस फ्लाइट में होगा उसके पास अपनी खुद की घड़ी तो होगी ही। इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और उनमें फ्यूल भी पूरा भरा हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी और इसमें नेविगेशन रूट को ऐसे वे में सेट किया गया था कि जो ट्रेनी पायलट्स है उन्हें डेड रेकनिंग प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छे से प्रैक्टिकल वे में समझाया जा सके। नेविगेशन में ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पे एक पायलट अपनी पोजीशन, दूसरों की पोजीशन, कितना समय बीता है, कितना और लगेगा एटसेट्रा को कैलकुलेट कर सकता है और बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो कि एक जगह से दूसरी जगह एक व्यक्ति को पहुंचाने में मदद करती है। ये नेविगेशन के लिए इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। इस फ्लाइट का मिशन स्टार्ट होना था लगभग 1:45 मिनट पर, लेकिन फ्लाइट लीडर टेलर, जिनके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था, वो लेट पहुंचे और इसके चलते मिशन को स्टार्ट किया गया 2:10 पर। जब ये मिशन स्टार्ट हुआ उस टाइम पर मौसम ठीक था और उसे फेवरेबल सी स्टेट मॉडरेट टू रफ डिस्क्राइब किया गया था। तो चलिए अब हम समझते हैं इस फ्लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। देखिए, फ्लाइट के दौरान रेडियो कॉन्वर्सेशंस काम कर रहे थे और कांटेक्ट बना हुआ था हर एक एयरक्राफ्ट का एक दूसरे के साथ और एयर स्टेशन के साथ भी। 3 बजे के करीब एक ट्रेनी पायलट ने बॉम्ब गिराने की परमिशन मांगी, जिससे हमें पता चलता है कि अभी तक सब ठीक चल रहा है क्योंकि ये प्रैक्टिस का पार्ट था। इस घटना के 40 मिनट के बाद एक ट्रांसमिशन आती है लेफ्टिनेंट रॉबर्ट F. कॉक्स को, जो कि एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे और उन्होंने यही सेम मिशन अपने स्टूडेंट्स के साथ करना था। वो इस मिशन के लिए रेडी हो रहे थे और उनके एयरक्राफ्ट का नाम था FT-74। ट्रांसमिशन में एक अज्ञात ट्रेनी पायलट, क्योंकि अभी तक श्योर नहीं है कि कौन सा पर्टिकुलर पायलट था जिसने ट्रांसमिशन भेजी, एक दूसरे ट्रेनी पायलट जिसका नाम पावर्स था उससे पूछता है कि उसकी कंपास रीडिंग क्या है। इस पर पावर्स का जवाब आता है, मुझे नहीं पता कि हम कहाँ हैं, पिछले टर्न लेने के बाद शायद अब हम गुम हो गए हैं। ऑब्वियसली ये मैसेज सुनने के बाद कॉक्स ने एक ट्रांसमिशन भेजी जिसमें उन्होंने बोला, ये FT-74 की तरफ से मैसेज आ रहा है, पावर्स अपने आप को आइडेंटिफाई करवाओ ताकि तुम्हारी मदद की जा सके। पावर्स का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, बट हाँ, बाकी एयरक्राफ्ट्स ने कुछ ट्रांसमिशंस जरूर भेजी जिसमें उन्होंने सजेशंस मांगी और फिर कुछ टाइम बाद फाइनली एक मैसेज आया जो कि फ्लाइट लीडर टेलर का था। उनके एयरक्राफ्ट का नाम था FT-28। FT-28 ये FT-74 है, तुम्हारी परेशानी क्या है? इस पर टेलर का रिप्लाई आता है, मेरे दोनों कंपासेस काम नहीं कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फोर्ट लॉडरडेल को लोकेट कर पाऊँ। मैं ज़मीन को देख सकता हूँ बट ये स्कैटर्ड ज़मीन है, जैसे आइलैंड वाला इलाका, मे बी ये कीज आइलैंड चेन है। मुझे फोर्ट लॉडरडेल का कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है। ये मैसेज मिलने के बाद FT-74 जो कॉक्स का एयरक्राफ्ट था उसने तुरंत लॉडरडेल एयर स्टेशन से कांटेक्ट किया और बोला कि टेलर का एयरक्राफ्ट गुम हो गया है। इसके बाद टेलर से और मैसेजेस किए गए, कांटेक्ट करने की कोशिश की गई और उन्हें सजेशंस भी दिए गए कि कैसे वो वापस स्टेशन तक पहुंच सकते थे। उनसे उनकी लोकेशंस पूछी गई, फ्रीक्वेंसी चेंज करने को बोला गया, बट बेसिकली इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि रिस्पॉन्सेज में काफ़ी डिले था और रिस्पॉन्सेज भी काफ़ी लेट आ रहे थे। एक रिस्पॉन्स बीच में ऐसा भी आया कि डैम इट, अगर हम वेस्ट की तरफ उड़ेंगे तो हम घर पहुंच सकते हैं, वेस्ट को जाओ, डैम इट। बट हमें पता है मिलिट्री डिसिप्लिन कैसा होता है। अगर कोई क्रू मेंबर या फिर मोस्ट प्रॉबेबली जो को पायलट था उसने शायद ये बात बोली होगी, बट सिंस
फ्लाइट लीडर टेलर थे, इसीलिए वो जहाँ भी जा रहे थे उनको फॉलो कर रहे होंगे बाकी ट्रेनी पायलट्स भी। तो दैट इज़ द रीज़न कि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा था कि वो वापस आए और उन्हें कोई सही डायरेक्शन मिले। फिर से काफ़ी कम्युनिकेशंस चली, बट अनफॉर्चुनेटली फ्लाइट 19 के ग्रुप को रास्ता नहीं मिल पाया और टेलर का लास्ट मैसेज लगभग 6:04 आया, जिसमें टेलर बोल रहे थे, सारे प्लेन्स क्लोज फॉर्मेशन बनाओ, लगता है हमें समुद्र की सतह पे ही लैंडिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही पहले प्लेन का फ्यूल 38 लीटर से नीचे जाएगा, हम सब साथ मिलकर डिसेंड करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। एंड दैट्स इट। ये आखिरी बार फ्लाइट 19 से संपर्क हुआ था। 6 बजे ही एक PBY कैटलीना एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को फ्लाइट 19 को ढूंढने भेज दिया गया था। इनफैक्ट 2 मार्टिन PBM मरीनर क्राफ्ट्स को भी उनके मिशन से डाइवर्ट करके फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए भेजा गया था। 7:27 को नेवल एयर स्टेशन बनाना रिवर से एक PBM-5 मरीनर, जिसमें लगभग 13 लोग थे, उसे भी फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए भेजा गया। बट अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश हो गया और उसमें जितने भी लोग थे वो सभी मारे गए। चलिए अब एक इमेज के थ्रू हम पूरा अभी तक जो भी हुआ है, जो भी उन्होंने राउट किया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। 1, B, 2, 3, 4, 5 और 6 आपको कुछ पॉइंट्स इस इमेज में दिख रहे हैं। 1 रिप्रेजेंट्स NAS फोर्ट लॉडरडेल, ये वो जगह है जहां से फ्लाइट 19 ने टेक ऑफ किया। उसके बाद B वो पॉइंट है जहां पर बॉम्बिंग हुई, विच वॉज पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस ड्रिल। और उसके बाद उन्हें सेकंड पॉइंट पे जाना था, सेकंड जहां पर आप 2 नंबर लिखा हुआ देख सकते हैं, वहां से लेफ्ट टर्न लेकर टुवर्ड्स 3 नंबर, और वहां से उन्हें लेफ्ट टर्न लेकर वापस आना था नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल। पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आप देख सकते हैं 4 नंबर को और उसके आसपास एक सर्कल बना हुआ है। ये वो पोजीशन है जहां पर टेलर से लास्ट कांटेक्ट किया गया था। अब ये जो सर्कल बना है, इस सर्कल के अंदर कौन सी स्पेसिफिक लोकेशन में वो उस टाइम पे उड़ रहे थे कोई नहीं जानता, और ये काफ़ी बड़ा एरिया है। इस इमेज में छोटा लग रहा होगा, बट आप देख सकते हैं जो फ्लोरिडा पेनिनसुला है उससे ईस्ट में ये एरिया है और काफ़ी बड़ा ये सर्कल का डायमीटर है। और वहीं 5 और 6 की अगर बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया था कि नेवल एयर स्टेशन बनाना रिवर से PBM-5 मरीनर को भी भेजा गया था। 5 उसी एयर स्टेशन को रिप्रेजेंट करता है और 6 वो पॉइंट है जहाँ पर ये एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया था। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल रूट से बहुत बड़ी डेविएशन यहाँ हमें देखने को मिलती है। कहाँ तो उन्हें 2 से 3 और 3 से वापस 1 आना था, पर वो 4 नंबर वाले एरिया में पहुँच गए थे जो कि काफ़ी दूर है। और उनके साथ क्या हुआ, देयर फेट रिमेन्स अननोन। देखिए देन व्हाट्स द बिग आइडिया, राइट? इसमें मिस्ट्री कहाँ है? अभी तक मुझे पर्सनली इसमें कोई मिस्टीरियस एलिमेंट नहीं लगा। मुझे लगता है कि ये शायद ह्यूमन एरर की वजह से एक दुर्घटना घटी, विच वॉज अनफॉर्चुनेट, और कहीं ना कहीं फ्लाइट 19 वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ही क्रैश कर गए और डूब गए। हाँ, मिस्टीरियस एंगल ये है, जैसा मैंने एक प्रीवियस एविएशन मिस्ट्री में भी कवर किया रिगार्डिंग अमेलिया ईयरहार्ट, कि उनका ना ही प्लेन और ना ही बॉडी आज तक मिली। एंड सिमिलरली फ्लाइट 19 का जो क्रू था वो भी आज तक नहीं मिला और कोई भी बॉम्ब प्लेन्स भी नहीं मिले। कहाँ हैं, उनका क्या हुआ, किस हालत में अभी अगर है तो कहाँ है, कुछ नहीं पता, बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। नो डाउट ओशन इज वास्ट, मैंने आपको बहुत बार बोला है समुद्र की गहराइयों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। तो अगर इस फ्लाइट का रैकेज कहीं ना कहीं नॉर्थ अटलांटिक ओशन में होगा तो आज के समय पे भी ढूंढना बहुत मुश्किल है, और उस टाइम पे तो बिल्कुल हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थी व्हेन कंपेयर टू टुडेज टाइम। तो ये चीज़ें हमें दिमाग में रखनी चाहिए। अब क्योंकि ये इंसिडेंट बर्मुडा ट्रायंगल में हुआ तो काफ़ी लोग इस इंसिडेंट से पैरानॉर्मल साइड को भी जोड़ते हैं। मे बी एलियंस हो, मे बी कुछ सी मॉन्स्टर, पैरानॉर्मल घटना घटी हो सकता है, बट हाईली अनलाइकली इन दिस केस, क्योंकि हमें पता है कि जो स्टोरी मैंने अभी आपको सुनाई उसमें हमें लग रहा है कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर की वजह से ये दुर्घटना घटी। टेलर गॉट कंफ्यूज्ड, टेलर को नहीं पता लग पा रहा था कि वो कैसे वापस आए, और उनको फॉलो कर रहे थे बाकी क्रू मेंबर्स भी, बाकी पायलट्स भी, और अनफॉर्चुनेटली एक समय पे उनका फ्यूल ज़रूर ख़त्म हो गया होगा। और जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने रेडियो ट्रांसमिशन भी भेजी थी कि वी आर गोइंग टू असेंड, और उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को पानी पर लैंड करवाने की कोशिश की होगी, और मे भी हो सकता है कुछ सक्सेसफुली लैंड कर भी गए हो, बट समुद्र के बीच में लैंड करके क्या फ़ायदा, आप कितने ही टाइम तक सर्वाइव कर पाओगे, और इवेंचुअली दे मस्ट हैव डाइड।
एलियन एब्डक्शन, क्या फ्लाइट 19 को एलियंस ने एब्डक्ट कर लिया? वॉर्म होल के थ्रू क्या उन्होंने किसी और समय में ट्रैवल कर लिया? कई लोग बहुत सी एक्सप्लेनेशंस देते हैं और देखिए ये हो भी सकता है। मेरा चैनल पैरानॉर्मल साइड के इवेंट्स को भी कवर करता है, बट इसमें मुझे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो लग रही है वो ये है कि देखिए वो क्रैश लैंड कर गए होंगे और अगर कोई लोग सरवाइव कर भी गए होंगे तो वो इस उम्मीद में होंगे कि रेस्क्यू मिशंस उन्हें आकर रेस्क्यू करेंगे, बट रेस्क्यू मिशंस हमें पता है उन्हें नहीं ढूंढ पाए थे और रीजन ये है कि कुछ टाइम बाद शायद वो डूब गए होंगे फ्लाइट 19 के मेंबर्स, उनके जो एयरप्लेन्स थे। और हमें पता है ये एरिया जो समुद्र का होता है ये शांत एरिया नहीं है, यहाँ पर मौसम बिगड़ता है, यहाँ पर बहुत ही डिफिकल्ट हालत होती है। आज के समय में भी बर्मुडा ट्रायंगल वाले एरिया में काफ़ी डिफिकल्ट रहती है नेविगेशन और काफ़ी हाई ट्रैफिक एरिया है ये। साथ ही साथ आप देखिए ओशन में करंट्स भी होते हैं और अगर रैकेज किसी लोकेशन में गिरता है किसी एयरप्लेन का, ज़रूरी नहीं है कि उसी सतह पर, उसी पॉइंट से नीचे वाली सतह पर समुद्र में उसका रैकेज किसी भी प्लेन या किसी भी शिप का मिलेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि समुद्र में बहुत से ओशन करंट चलते हैं और इस एरिया में तो स्पेसिफिकली हमें पता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम, राइट, वो ऊपर की तरफ निकल जाते हैं आर्कटिक के एरिया की तरफ, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से नॉर्वेजियन करंट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें रैकेज को बहुत दूर दूर तक और अननोन लोकेशंस में ले जाती है एंड दैट इज़ वाई बहुत मुश्किल रहता है किसी भी रैकेज को ढूंढना। और उस समय में तो और भी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी और आज भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज एडवांस है, बट फिर भी कई बार हम नहीं ढूंढ पाते हैं किसी भी फ्लाइट के रैकेज को। फॉर एग्जाम्पल इन द रिसेंट पास्ट MH370